हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू सीरीज के साथ आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और एक चीज स्टार्टिंग में ही बताई थी कि प्रीमियम कंटेंट तुम्हें देने वाले हैं। लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 देख लो, तुम्हें एक एक चीज जेई एडवांस लेवल की वीडियो मिलेगी और तुम्हें वहां का कंटेंट जो होगा कहीं से कंपेयर करके देख लेना, किसी के नोट से कंपेयर करके देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा क्या लेवल का तुम्हें कंटेंट मिला है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जो है ना, 1 जो थी उसमें तुम्हारा ज्यादा काम था, मतलब उसमें तुम्हारी ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी, तुम्हारी ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। इसमें मेरी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इसमें गॉस लॉ आएगा, इसमें कंडक्टर्स आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, स्फीयर की स्टडी जो अभी तक तुमने कहीं नहीं सीखी होगी। सिर्फ जब तुम एक दो लाख रुपए खर्च रहे होंगे तब तुम्हें वो वाली स्टडी मिलेगी स्फीयर्स की, जो जेई एडवांस में जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं यहां पे करवा रहा हूं तुम्हें। इतनी सी भी चीज छुड़वाऊंगा नहीं तुम्हें। इसमें मेरा रोल ज्यादा क्यों रहेगा? ये सारा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। अगर तुमने मेरा एक भी लेक्चर मिस करके अगला लेक्चर देख लेना, तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं इतनी सी चीज को प्रिसाइज करके बताऊं, और ये तुम्हारा काम रहेगा कि तुम इतना सा भी कुछ छोड़ो मत। एक अगर मैंने यहां पे फुल स्टॉप भी लगाया तो उसको इतनी अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझ लेना, जो डाउट हुआ वो पूछ लेना, वरना दिक्कत आ सकती है। और यहां इतना इजी बना दूंगा इस मुश्किल सब्जेक्ट को, तुम देखना, ठीक है। इसके लिए मैं पहली वीडियो लेके आया हूं, इंट्रोडक्शन टू एरिया वेक्टर। डायरेक्टली मैं गॉस लॉ से भी स्टार्ट करा सकता था। आप गॉस लॉ लिखा, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, दैट्स इट। वादा किया कुछ, है ना? तो इसलिए पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं एरिया। एरिया वेक्टर क्या होता है? शेप्स कितनी तरह के होते हैं, ओपन शेप, क्लोज शेप, ठीक है। और भी एरिया वेक्टर से कैसे उससे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, 3D शेप, 2D शेप, ये सारी चीजें आज करने वाले। तो और टाइम ना वेस्ट करते हो और भाषण को ना बढ़ाते हुए मैं सीधा आऊंगा अपने टॉपिक पे, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर पहले तो ये समझ लो यार, मैं एरिया वेक्टर 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 क्यों करूं? एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं पता था। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो यार एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती थी, आज मैंने रैंडमली बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल सिंपल सा ये है कि तुम एक काम करो, ये मेरी शीट है, इसके यहां से एक टॉर्च को जला दो। ऊपर से तुमने एक टॉर्च चलाई, पूरा इसका शेडेड एरिया नीचे इसकी शैडो बन जाएगी, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी ये शीट है, A4 शीट, इतनी बड़ी शैडो बन जाएगी। अब तुम ये A4 शीट को ना, इसके एरिया को चेंज करो, लाइट वही रहने दो, लाइट वही, इसके एरिया को चेंज करो। क्या शैडो छोटी होती रहेगी? हाँ, शैडो छोटी होती रहेगी। ये थी ये मेरी शीट है जो मैं बनाने लगा हूं। ये क्या है? एक शीट है, देखो ध्यान से देखना। ये शीट है, पहले ऐसी थी, पहले शीट ऐसी थी, तो इसकी शैडो भी कैसी थी? ऐसी। अब मैंने शीट को क्या कर दिया, एक एंगल से उठा दिया, ये एंगल थीटा से, तो इसकी शैडो कितनी हो जाएगी? इसकी शैडो इतनी सी हो जाएगी, देखो छोटी हो गई। थोड़ा और ऊपर कर दो इसको, थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया मैंने, और शैडो छोटी हो गई। इसको एक काम करते हैं, पूरा सीधा कर देते हैं ऐसे, तो इसकी शैडो जो होगी ना, इतनी सी बन जाएगी। ये इसकी शैडो डॉट जितनी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक प्लेन लाइन है, ऐसे ऐसे करके ऊपर लाइन है छोटी सी, बस। यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज आ गई। पहली इसकी शैडो बन रही थी कुछ ऐसे टाइप की, फिर जो बन रही थी, फिर वो छोटी हो गई, थोड़ा एरिया उसका छोटा हो गया, वो कुछ ऐसे टाइप का बनने लग गया, थोड़ा छोटा हो, फिर वो और छोटा हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि भैया ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है यार, यहां तो थोड़ा घपला हो रखा है। उसी घपले को क्या कहते हैं? उसी घपले को कहते हैं वेक्टर। मतलब अगर मैं एरिया वेक्टर, उसी घपले को कहते हैं एरिया वेक्टर। मतलब अगर मैं यहां पे नॉर्मल डाल दूं, नॉर्मल पता है ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर। नॉर्मल की डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज दी परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। अगर मैं नॉर्मल, अगर प्लेन का एंगल चेंज होगा तो ये नॉर्मल का भी तो चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक मेरे पास है, इसका नॉर्मल अब ऐसे हो जाएगा, अब इस पे परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल भी टेढ़ा हो गया, और इसके साथ नॉर्मल और टेढ़ा हो गया। बात समझ में आ रही? इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर तो नहीं ना है हॉरिजॉन्टल के, यहां से तो एंगल चेंज हो रहा है। हमारा दिमाग सनका, हमने कहा ये नॉर्मल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमने कह दिया कि एरिया जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है। मतलब स्केलर तो है, मैग्नीट्यूड तो उसके पास पहले ही था, L इंटू बी, मैग्नीट्यूड तो पहले ही था, और क्या उसके पास? डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? नॉर्मल से जो डायरेक्शन है।
डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया, वेक्टर। तो एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा और फील कराऊं, एरिया अगर तुमने कभी भी लिखना हो ना, एरिया का आज से मैंने फॉर्मूला बता देता हूं तुम्हें। एक फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि नॉर्मल आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट रटवाया हुआ, तुम्हें डीप जाके समझाया हुआ मैंने। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल की डायरेक्शन को। किसको शो करता है? नॉर्मल की डायरेक्शन को। जब भी तुम लिखते हो ना ए क्रॉस बी, तो वो किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा। यही पढ़ा होगा तुमने, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसके साथ नॉर्मल वेक्टर भी आता है। इसकी भैया डायरेक्शन तो दो, इसकी डायरेक्शन तो दो। ये नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है इसे। बात समझ में आई? मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है? ए वेक्टर बी वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कहां होगा? नॉर्मल होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये रहा ए क्रॉस बी। फील हुआ? अब समझ आया? दिमाग में घुसा? हाँ, ये चीज होती है। तो हमें यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई कि भैया एरिया तो यार वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो जैसे मैं इसकी एंगल चेंज करूंगा तो चेंज हो रहा है। मेरा दिमाग सनका और मेरे को पता लग गया कि एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और दो साइड का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉर्मल वेक्टर ही तो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब नहीं समझ आए? अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लू ए बी सी डी, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं एरिया का, तो आज से हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे ए बी क्रॉस बी सी। दैट्स इट। कैसे लिखेंगे? ए बी क्रॉस बी सी। दिमाग में डाल लो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। सबको पहले ही समझा चुका हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। जिसको नहीं आता रिवाइज करो एक बार। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहोगे तो मैं इसके लिए इस सीरीज के एंड, मतलब अगर तुम मुझे कमेंट करते हो, अगर मेरे पास ज्यादा डाउट्स के कमेंट आते तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट पे दोबारा, बट तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर तुम्हें आता है क्रॉस प्रोडक्ट, आगे की वीडियो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो एक और चीज, यहां तक समझ आ गई? अब शेप्स पे आते हैं। शेप कितनी तरह की होती है? शेप होते हैं दो तरह की। एक होती है ओपन शेप, एक होती है क्लोज्ड शेप। कैसी होती है? ओपन एंड क्लोज शेप। अब डिफरेंस क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस ये है, सिंपल सिंपल सा डिफरेंस ये है। शेप्स जो हम लेके चलेंगे वो दो तरह की है, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। ओपन कौन सी होती है? जैसे रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ए बी सी। सर्कल, सर्कल भी हो सकती है। एक चीज ध्यान देंगे, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज्ड है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। एरिया वेक्टर कहां पे आएगा? वेक्टर इसमें, ये रहा। इस पे कहां आएगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये रहा। मान लो ये एन कैप है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर एन कैप। दैट्स इट। एन कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द एरिया। क्या इसका पाई स्क्वायर रहेगा हमेशा एरिया? नहीं। ये छोटे होते पढ़ते थे, वो तो बचपन की बातें थी जब पाई आर स्क्वायर होता था। तुम इसका एंगल चेंज करो, पाई आर से कम ही होगा हमेशा। पाई आर मैक्सिमम एरिया इसका क्या है? मैक्सिमम एरिया। मतलब अगर तुम इस सर्कल की नीचे शैडो लेना चाहोगे तो ये मैक्सिमम शैडो आएगी। मैक्सिमम शैडो क्या होगी? मैक्सिमम शैडो। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद वीडियो बन रही है, ऐसे नहीं बना रहा हूं मैं ये वाली वीडियो। इसको कहते हैं मैक्सिमम शैडो। इससे कम ही होगा। तुम एरिया वेक्टर को चेंज करते रहो, इससे कम ही एरिया आएगा हमेशा, इससे ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। इन्हें कहते हैं ओपन शेप। जिस पे अगर मैं चार्ज डाल दूं ना, चार्ज लेके आते हैं बीच में, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज डाल दूं तो वो चार्ज क्लोज नहीं होगा, वो चार्ज ओपन होगा। मतलब अब बाहर से उसको देख सकता हूं खड़ा हो गया, ये रहा चार्ज। बात समझ में आ रही? फील हुई? हाँ। अब आते हैं क्लोज पे। क्लोज क्या होते हैं? क्लोज का मतलब कुछ भी ले लो, एक स्फीयर, ठीक है? स्फीयर ले लो, मान लो ये स्फीयर है, इसके सेंटर में एक चार्ज रख दी। क्या मैं बाहर से देख सकता हूं? नहीं, क्योंकि स्फीयर है। मान लो होलो है, सॉलिड है, वो अलग बात है, लेकिन ये स्फीयर है। इन्हें कहते हैं क्लोज्ड शेप्स। अब क्लोज्ड में एक चीज याद रखना, क्लोज में एक चीज याद रखना कि तुम्हें ना नॉर्मल कैसे बनाना है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं, ये किसकी डेफिनेशन थी? ओपन के लिए डेफिनेशन थी। क्लोज के लिए इस बार डेफिनेशन बन जाएगी कि नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड द सरफेस। क्या होगी? इसके लिए क्लोज के लिए बन जाएगी नॉर्मल इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। मतलब हमें कैसा नॉर्मल लेना? दो नॉर्मल लेने। एक सरफेस पे कितने नॉर्मल बन सकते हैं? या तो वो बाहर को बन सकता है, या तो वो इधर की साइड बन सकता है। ये मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है, इसमें कितने नॉर्मल बन सकते हैं? एक पीछे की साइड, ये रहा। ये भी तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने इसमें कहीं भी नहीं बोला आगे हो पीछे हो, कहीं भी नहीं बोला।
एक इधर की साइड होना चाहिए, मतलब एक इधर की साइड हो सकता है, एक ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है यार दोनों में से, कौन सा ले। तो यहां पे एक लाइन नोट कर लो, नॉर्मल इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, नॉर्मल ऑलवेज पॉइंट आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस। ठीक है, एक तो आउटवर्ड होता है, सेकंड पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट हो गया आउटवर्ड होता है, सेकंड पॉइंट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, थर्ड पॉइंट टेक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। टेक अ डायरेक्शन, टेक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टेक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, मतलब चाहे तुम लेफ्ट ले लो राइट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड स्टिक टू इट फॉर दी होल प्रॉब्लम। पूरी प्रॉब्लम के लिए फिर उसको ही नॉर्मल मान के चलना है। बात समझ में आई? ये नहीं कि आधे क्वेश्चन में ऊपर था आधे क्वेश्चन में नीचे हो गया, इसमें बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एरिया वेक्टर समझ आने स्टार्ट हो गए। आ जाओ एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसके नॉर्मल बताना कैसे आएंगे, इसके नॉर्मल बताना कैसे आएंगे, ऊपर नॉर्मल बताओ कैसे आएगा। एक तो मैं अंदर की साइड ले सकता हूं, ऊपर सरफेस पे कैसे हो सकता है परपेंडिकुलर, एक तो यहां हो सकता है परपेंडिकुलर, एक अंदर की साइड भी हो सकता है, लेकिन मैंने कंडीशन बता दी कहां होना चाहिए, बाहर। ले सकते हो, हम अपनी स्टडी को आसान बनाएंगे, बाहर बना के इजी हो जाता है। इस सरफेस पे बताओ कैसा होगा, इधर की तरफ होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, बाहर वाले सरफेस की तरफ कैसा होगा, ऐसा होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, पीछे वाले के लिए क्या होगा, पीछे की तरफ होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, उस पे पीछे की दीवार पे ऐसे अंदर की तरफ, इधर की तरफ इधर होगा, नीचे पे यहां होगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? तो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, हर सरफेस पे हम नॉर्मल को बना सकते हैं। बात दिमाग में घुस रही है? हाँ चलो, हमें सरफेस की शेप्स की ओपन क्लोज सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो तुम एक काम करो ना, फिर मेरे को एक एग्जांपल करके दिखा दो, इतना ही है तो तुम एक एग्जांपल करके दिखा दो। लो फिर, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये एक्स वाई एक्सिस है, यहां से ऐसे एक शेप है, ठीक बनाई मैंने, हाँ। ये है जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हमें गिवन है 5 0 1, नहीं एक मिनट, एक्स जेड एक्सिस है तो वाई 0 होगा ना, 3 0 4, 3 0 4। ये मेरे पास है स्क्वायर ऑफ साइड 3 मीटर्स, करके दिखाओ जरा, बताओ मुझे इसका एरिया क्या आएगा, एरिया बताएंगे, एरिया बताओ इसका जल्दी जल्दी मुझे। सबसे पहले तुम इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार एरिया तो ये जो भी होगा, इसका नॉर्मल इधर की डायरेक्शन होगा या उधर की डायरेक्शन होगा। फिर से ये पढ़ लो, किधर भी बना लो, इधर बना लो चाहे उधर बना लो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, बस उस पर ही रहना, जो एक बार बना लिया उस पर ही रहना, आंसर सही आएगा। मैं करके दिखाऊं? करके देखो, चलो साथ में करते हैं। करा एक बार ट्राई, वही ए क्रॉस बी करना था, कुछ भी नहीं था। पहले तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट क्या होता है 0 0 0, ओरिजिन हमें पता है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको सी, इसको डी। हमें ए बी निकालना है और ए डी निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर। पहले ए बी क्या आ गया, ए बी देखते हैं। ए बी में कैसे करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, 3 माइनस 0 3 आई कैप, 0 माइनस 0 0 जे कैप, प्लस में 4 माइनस 0 4 के कैप। बात समझ में आ गई? ए डी में क्या आएगा, ए डी वेक्टर को, अरे डी के तो कोऑर्डिनेट ही नहीं पता, क्यों? इसकी साइड कितनी थी 3 मीटर्स, ये कितना है ये 3, ठीक है भाई हमें समझ आ गया। अगर ये 3 है तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, लेकिन बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। क्यों 0 हो गए भैया? y एक्सिस पे है, y पे x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, सिर्फ y का कोऑर्डिनेट आएगा। बात समझ में आ गई, फील हो गई? चलो आ जाओ, ये 0 3 0, ये 0 0 0, तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा 0 आई कैप, प्लस में 3 जे कैप, प्लस में 0 के कैप। पता कैसे लिखा? 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0। बात समझ में आ गई? तो एरिया क्या आ जाएगा यहां से, एरिया आ जाएगा ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी। अच्छा जी, अब क्या करें? अब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाई हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट 3 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 4 के कैप क्रॉस 3 जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाई थी। आई और जे की क्या होती है, आई और जे की ऐसे करते हैं, आई जे के। अगर मैं आई से जे की करूंगा तो के आएगा,
जे से के की करूंगा तो आई आएगा, आई से के से आई करूंगा तो जे आएगा। अगर उल्टा चला, जे से आई में माइनस के से जे में माइनस आई, ठीक है। आई क्रॉस जे सीधा चल रहा हूं क्लॉकवाइज तो के आएगा, कितना आ गया 3 इंटू 3 9 के गैप, जे के साथ तो होगी नहीं तो जीरो ही है। वैसे जे इंटू जे क्रॉस जे जीरो होता है, ठीक है, लिख लेना सेम वाले जीरो होते हैं, सेम वाले जीरो होते हैं, सेम क्रॉस सेम इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों में एंगल ही 0 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर में क्या था, ए बी साइन थीटा होता ना, तो साइन 0 0 हो जाता अगर ए बी सेम हो तो। सिंपल सा लॉजिक है, वेक्टर में समझाया हुआ। के जे उल्टा चल रहा हूं तो माइनस आई, -12 आई क्या, लो बन गया एरिया वेक्टर। दिस रिप्रेजेंट्स एरिया, दैट्स इट। अगर मैं तुम्हें कह देता, क्वेश्चन बना दूं, डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो बताओ टोटल इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, टोटल इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा, आ जाओ क्वेश्चन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस एरिया में से। अच्छा, इसको सोचा हमने, दिमाग लगाया कि राजन सर ने सिखाया था डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे भी होगी और एरिया वेक्टर अगर ऐसे भी होगा तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे इसे इधर ले जाओ चाहे इसे इधर ले जाओ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ई वेक्टर ए वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में अगर थीटा है तो क्या आ जाएगा ई डी ई ए कॉस थीटा। नहीं समझ आया, ये चीज नहीं समझ आई। अब देखो एक न्यू चीज डिफाइन कर दे, नहीं समझ आई ना, मुझे पता है ये नहीं समझ आई, तो यहां लिखो फ्लक्स। क्या लिखेंगे, फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। क्या होता है फाई, फाई इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एरिया। इसको लिख लो छोटी सी चीज को। अगर एक स्फीयर है, स्फीयर रहने देते हैं, एक क्यूब है या एक अभी के लिए एक स्क्वायर है, उसमें से ये जा रही है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर है। मान लो इस डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ये रहा एक स्क्वायर, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं, सिर्फ छोटा सा एरिया, कैसे निकालूं, दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, प्लस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन मैंने वेक्टर में एक चीज समझाई थी, दो वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे हैं दो वेक्टर, उनको एक ही डायरेक्शन में लाना, क्या यूज करूं, कोई टूल है हमारे पास। मैंने तुम्हें पूरा टूल बॉक्स दिया था जब मैंने तुम्हारी 11th स्टार्ट कराई थी। टूल बॉक्स में मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो और मुझे दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाना, एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये टूल तुम्हें यहां पे यूज करना है। क्या करूंगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, डी, इसको डी ए वेक्टर लिख लेना क्योंकि मैं छोटा सा एरिया लेके चल रहा हूं, छोटा सा एरिया, डी ए वेक्टर। इसे ही क्या कहते हैं, छोटा सा फ्लक्स। छोटा सा फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस छोटा सा एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस छोटा सा एरिया। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलती है, स्केलर। तो यहां पे भी स्केलर ही मिलना चाहिए था, उसी स्केलर को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। अगर चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो सीधा सीधा एक ही मेरे पास जवाब है, जाके डॉट प्रोडक्ट देख लो। बाकी मेरे से जितना हो रहा है यहां पे क्लियर मैं कर रहा हूं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। छोटे से का अगर हमें पता है तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यह आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स इट। हमें फॉर्मूला मिल गया। हमें फॉर्मूला मिल तो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका यूज करके देखते हैं कि हमारा सही भी आ रहा है कि नहीं। तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से चलाऊंगा, फिर तुम्हें लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन लिखो,
एक क्वेश्चन लिखेंगे। अब तुम्हें मैं दिखाता हूं कि यहां पे घुमाया कैसे जाता है। अब ध्यान से करना, जो मैं कराने वाला हूं, जो कराने वाला हूं वो ध्यान से करना। ये है एक सर्कल जिसमें, थोड़ा डार्क सा बना लेते हैं, ये है एक सर्कल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, अगर ये मेरा हाथ, ये रिंग दिख रही है मेरे हाथ से, मैंने उंगलियों से बना रखी है, तो ये कुछ इतने डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है। कितने डिग्री पे ये जा रही है? ये जा रही है कुछ, अगर मैं डायमीटर बनाऊं तो डायमीटर के साथ 37 डिग्री पे। कितने पे? 37 डिग्री पे। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये है ई वेक्टर, मान लो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या करें? सोचा सोचा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ई डॉट डी ए। तो हमने सोचा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बताओ, ई को बाहर निकाल दो, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा अभी भी नहीं समझ आया। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां फंस जाओगे। अब तुम कहोगे एंगल कितना? 37 डिग्री। गलत। एरिया 37, एंगल 37 डिग्री नहीं है। तुमने एक्चुअल में एरिया वेक्टर ये होता है, अभी अभी बताया था, ये होता है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या ये 37 डिग्री बना रहा है या 53 डिग्री बना रहा है? इसके साथ 53 बना रहा है। जिसने बोला है 53, एक बार कमेंट में डाल देना कि हमने 53 ही सोचा था, तो ये आ जाएगा cos 53 dA। क्या cos 53 की वैल्यू पता है? एक मैं चीज बता देता हूं आज, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो, वैसे मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बता ही देता हूं। ये होता है 37 डिग्री, 37 के सामने वाला 3, ये 4 और ये 5, ये होता है 53, हाँ 53। तो 53 के सामने 4, मतलब cos ये निकालना 3/5, निकाल के देख लो खुद से, ठीक है। तो ये आ जाएगी 3/5, 3e/5 dA। क्या आ जाएगा? इसके अगर रेडियस दे रखे a और रेडियस दे रखे r, तो क्या होगा? इसका एरिया का बन जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। डायरेक्शन इसको सपोज कर लो n कैप, तो इसके साथ n कैप भी लगा दो अगर तुम्हें डायरेक्शन दिखानी। वैसे मैग्नीट्यूड क्या है? ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कांस्टेंट दी हुई है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस आंसर। और अच्छा कराओ, थोड़ा ऊपर लेके चले। ये कंसेप्चुअल कराने वाला हूं, ज्यादा उसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुम्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब तुम्हें जो कराऊंगा मैं, ये है एक, ये सर्कल बना है, इसके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये सर्कल बन रहा है मेरे हाथ से, ऐसे ऐसे, इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, ऐसे ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे आ रही है इस सर्कल के ऊपर ही। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा इसके बाहर से? ई डी ए क्या होगा? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट। क्या करें? सब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल है 0 डिग्री, है ना, उसके ऊपर ही तो है ना, तो एंगल है 0 डिग्री, तो डी ए कोस 0, तो ये आ जाएगा ई डी ए विच इज पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। आंसर दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? अरे भैया फिर से वही गलती कर दी तुमने। एरिया वेक्टर यहां होता है, ये रहा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई ऐसे जा रही है, ए वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो ये 0 हो गया। 0 फाई इक्वल टू 0, एंगल इज 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब वो क्वेश्चन कराता हूं जो अभी छूट गया था ना बीच में। अब देखना कैसे होगा वो। ई वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 9k कैप। और एक न्यू क्वेश्चन बना लेते हैं, अभी के अभी तुम्हारे सामने लेटेस्ट ताजा ताजा क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है, ये रहा एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस। ये एक मैंने ले लिया स्क्वायर, अगेन स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। इस बार मैंने 5 मीटर ले ली। ये पॉइंट है 502, ये पॉइंट है 000 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? सिर्फ इसमें y कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि इसकी साइड 5 है, तो 050। अब बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ ए बी सी डी। ए बी कितना आ जाएगा? ए बी वेक्टर फटाफट निकालते हैं, इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ए बी वेक्टर 5i कैप, ये 0 हो जाएगा, 2k कैप। समझ में आ गई बात? इस बार एडी कितना आ जाएगा? एडी वेक्टर आ जाएगा 5k कैप, 5j कैप, सॉरी, वाई वाई अलग कोऑर्डिनेट है। ए बी क्रॉस एडी क्या आ जाएगा? ए बी क्रॉस एडी क्या आ जाएगा?
इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, 5i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस में 5j कैप। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, i क्रॉस j k, तो 25k कैप प्लस में k क्रॉस j, उल्टा आ गए, ऐसे जाना चाहिए तो उल्टा आ गए, तो माइनस में 10 i कैप। देखो मैंने सही किया, k क्रॉस i माइनस i, k क्रॉस j माइनस i होता है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पहले दी हुई है और एरिया वेक्टर तुम्हारे पास आ गया है, एरिया वेक्टर तुम्हारे पास आ गया है। कितना एरिया वेक्टर, ये रहा 25k कैप माइनस 10i कैप। एंगल तुम्हें इन्होंने बता दिया, एंगल है 0 डिग्री, एंगल है 0 डिग्री, फिलहाल के लिए ऐसे बता दिया 0 डिग्री है। क्या करें भाई, फ्लक्स निकालना, तो ये दोनों तुम्हें सिंपल क्या करना है, E डॉट ए, क्योंकि इस बार तुम्हें पूरा का पूरा एरिया पता है, छोटा सा एलिमेंट नहीं, पूरा एरिया पता है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। E डॉट ए, वैसे E डॉट डी है और उसका इंटीग्रेशन करते थे, इस बार पूरा का पूरा ए पता है हमें। E कितना है, E है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। अगर ये तुम्हें एंगल नहीं भी बताते हैं तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि वेक्टर ही पहले दिए होंगे, डॉट 25k कैप माइनस 10i कैप। लो हो गया क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट तो तुम्हें आता ही होगा, i के साथ i का होगा, ये रहा i, 10 इंटू 2 माइनस के 20i कैप, j के साथ j का होगा लेकिन j है ही नहीं, k के साथ k का होगा माइनस के 9 इंटू 25, जितना भी होता है k का, दैट्स द आंसर। ये होगा हमारा फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स होगा, ठीक है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे i j k भी आ गया, इस बार क्या आ गया, i j k आ गया। बात समझ में आ गई, ये तो बड़ा इजी था, हाँ एक्चुअल में भी इजी था, क्योंकि अगर ये चीजें अगर हमें समझ आ गई, मैंने पूरा लेक्चर लिया क्यों इस पे, मेरे को तो यही नहीं, मतलब कई बच्चों को यही नहीं समझ आएगा कि मैंने एरिया पे, शेप्स पे क्यों लिया ये पूरा लेक्चर। एक्चुअल में मैंने ये इसलिए लेक्चर लिया ताकि अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कराता तो तुम्हें हवा भी नहीं आनी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में चल क्या रहा है। जब कंडक्टर स्टार्ट होंगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा चीजें कैसे हो रही हैं, अगर मैं ये चीज ना सिखाता आज तो इसलिए ये चीजें जरूरी थी। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बट इसको इजी भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आई सबको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा सवाल जेई में आया हुआ, अच्छा सवाल, एक बहुत पहले आया था ये जेई में। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, यहां पे एक क्यूब है, ये क्यूब मान लेना, क्यूबॉइड जैसा अगर लगे तो मन को शांति देने के लिए क्यूबॉइड मान लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम मुझे बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा। यहां से मान लो ये इस डायरेक्शन में है कुछ x, और इस डायरेक्शन मतलब इसकी लेंथ कितनी है l, क्यूब की, क्यूब ऑफ लेंथ l। अभी नोट नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, लिखने दो पहले मुझे। ये x दूर है, ये l दूर है, ये क्यूब है ऑफ लेंथ दिस, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, इसका मुझे बताना है। इससे पहले एक चीज और सीखो, अगर सिंपल एक क्यूब होता, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल एक क्यूब है, बताओ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पास हो रही है, तो क्या होगा, फ्लक्स कितना आएगा। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को तुम करोगे, इसको मैं कराता हूं। इसका इधर से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, ऊपर वाला जो सरफेस है उसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नॉर्मल वेक्टर ऐसे, दोनों में 90 डिग्री, फ्लक्स जीरो, पहला फ्लक्स जीरो आ गया। दूसरा फ्लक्स सुनो, ये जो नीचे वाला फेस होगा, सेम रीजन, नीचे भी यहां पे परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे, नीचे को जीरो, 90 डिग्री एंगल तो जीरो, क्योंकि कोस 90 जीरो होता है। आगे वाले फेस में भी ऐसे होगा, बाहर को होगा नॉर्मल वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, बाहर इधर 90 डिग्री, तीसरा भी जीरो। फोर्थ आ जाओ, पीछे का सेम रीजन जीरो, सामने आ जाएगा ई, सामने में क्या आ जाएगा, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ रही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों में एंगल कितना, 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है। तो यहां पे आ जाएगा 5 का आ जाएगा ई, और इसका एरिया कितना है इस सरफेस का, अगर मैं इसकी लेंथ बोल रहा हूं l, तो ई इंटू एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ में आ जाओ, पीछे की साइड, एरिया वेक्टर का है पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रही है सामने,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? मैंने हमेशा बताया आउटवर्ड नॉर्मल बनाना है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी भी। आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे, एरिया वेक्टर का पीछे, एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, तो एंगल माइनस साइन आएगा ई एल स्क्वायर, एरिया सेम है एल स्क्वायर क्योंकि क्यूब है। साइन माइनस क्यों आया ये समझ आया? हाँ समझ आना चाहिए। क्यों माइनस आया? क्योंकि एरिया वेक्टर पीछे या आगे जा रही है इसलिए माइनस, ये भी जीरो हो जाएगा जब प्लस करेंगे। तो एफ फाई नेट कितना आया? जीरो। कितना आया? जीरो। क्यों जीरो आया भाई? ये जीरो इसलिए आया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, बाकी सारे पहले ही जीरो है तो माइनस। तो याद रखना है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। चलो इसको मैं अभी लिखवा, इस स्टेटमेंट को अभी मत लिखो, अभी नहीं लिखो इसको करो पहले क्वेश्चन को, इसको करो क्वेश्चन को। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की जगह, कांस्टेंट तो याद कर लिया ना हमने, इसको कांस्टेंट की जगह मान लो E इज इक्वल टू ई नोट एक्स आई कैप, ऐसे मान लो। चलो करो जल्दी। इसको फेस 1 मान लो, इसको फेस 2 मान लो, सामने वाले को 3, पीछे वाले को 4, इधर सामने वाले को 5, पीछे वाले को 6। दिमाग में डाल दो, लिख लो 5 6 3 4 क्या है। पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लक्स थ्रू 1 कितना हो? 0। बिल्कुल सही बताया सबने। क्यों 0? सेम रीजन, ऊपर होगा इसका नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में 90 डिग्री, 0। फ्लक्स थ्रू 2 सेम रीजन 0। फ्लक्स थ्रू 5, फ्लक्स थ्रू 5 कितना होगा? 0। बाहर की तरफ नॉर्मल वेक्टर, ये इधर को जा रही बाहर और इधर 90 डिग्री एंगल 0। 6 से भी 0। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, 5 3 क्या होगा? E डॉट डी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ये रहा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना दूर है यहां से? कितना दूर है यहां से? ये दूर है x और ये l, x प्लस l दूर है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया क्या है इसका? एरिया है l स्क्वायर इंटू में आई कैप। ये नहीं समझ आया ना? ये नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताता हूं। आई नो कि समझ नहीं आ रही चीजें, थोड़ा सा ऊपर ले गया हूं मैं, बट ठीक है। सामने की तरफ एरिया वेक्टर, सामने की तरफ मतलब अगर मैं इसको अलग अलग बना लूं, सामने वाले फेस को, अगर इसका एरिया है एल स्क्वायर और इसका इधर की डायरेक्शन को शो करना आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये पॉजिटिव आई कैप आएगा। तो एरिया वेक्टर क्या आ गया? एरिया आ गया एल स्क्वायर आई कैप। बात समझ में आई? डायरेक्शन शो करी आई कैप से क्योंकि उधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना उसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है, इस बार एक्स की जगह क्या आएगा? क्या ये एक्स है? नहीं, एक्स प्लस एल आएगा। कितनी दूर है ये सरफेस? एक्स प्लस एल, तो ई नोट एक्स प्लस एल इंटू आई कैप डॉट एरिया वेक्टर एल स्क्वायर आई कैप। आई इंटू आई कितना होता है? 1। आई क्रॉस आई 0 होता है, तुम गलत सोच रहे हो। E0 x प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? 5 4 ही रहेगा ना? हाँ, इसमें पीछे की तरफ है, मतलब एंगल छोड़ो, एंगल छोड़ो, मैं तुम्हें उससे एंगल वाले से कराते हैं। पीछे की तरफ क्या होगा? आई कैप के माइनस आई कैप। ये सारी चीजें वेक्टर में मैं बता चुका हूं, वेक्टर चैप्टर आना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। चलो, पीछे की तरफ क्या होगा? माइनस आई कैप, ये जा रहा है आगे की तरफ। इस बार एरिया क्या हो जाएगा? इस बार एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी। इस बार कितना डिस्टेंस है इस सरफेस के साथ? एक्स ही है, तो ये ई नोट एक्स आई कैप डॉट एल स्क्वायर माइनस आई कैप। माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये ई नोट एक्स एल स्क्वायर आई इंटू आई 1। नेट निकालते हैं, अब निकालते हैं नेट फ्लक्स। कितना निकालते हैं? नेट फ्लक्स। देखो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स 0 0 0 0, इनका तो कुछ लेना देना नहीं है। यह आ जाएगा ई नोट एक्स एल स्क्वायर माइनस ई नोट है ना, माइनस ई नोट एक्स एल स्क्वायर प्लस में दिस कितना है? ई नोट एक्स प्लस एल स्क्वायर। ओपन कर दो, ये हो जाएगा माइनस ई नोट एक्स एल स्क्वायर प्लस में ई नोट एक्स एल स्क्वायर प्लस में ई नोट एल क्यूब। तो ई नोट एल क्यूब आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। एफ नेट ये आ गया, एफ नेट ये आ गया। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बात समझ में फील आई थोड़ी सी चीजों की, करना कैसे है चीजों को समझ आया। अब एक फिर अच्छा क्वेश्चन और कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन और कर लो। लास्ट क्वेश्चन करें आज का, लास्ट करें। चलो
अब थोड़ा इसका डिफिकल्ट वाला वर्जन देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लिटिल बिट डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट मैंने बना दिया, एक चार्ज रख दिया यहाँ पे क्यू, एक यहाँ पे इस बार मैंने डिस्क रख दी, क्या रख दी, डिस्क। वही इंटीग्रेशन वाला काम तुम्हें हमेशा सिखाया, जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इतनी बार सिखा दिया उनको, इतनी बार ये चीजें सिखा दी, वो तो कहेंगे सर मैं ही कर देता हूँ इसको, आप रुक जाओ। देखो कैसे कैसे करना, इंटीग्रेशन करनी, इसकी वजह से यहां पे देखना कितना फ्लक्स होगा, ये अपनी लाइनें ऐसे ऐसे भेज रहा होगा, मान लो एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली एक लाइन भेजेगा, दो भेजेगा कि अनंत अनंत लाइनें भेजेगा। मान लो इसकी एक लाइन मैंने कंसीडर कर ली ये वाली, और एक यहां से डिस्क काट, छोटी सी रिंग काट ली, इस रिंग को अलग ले, इस रिंग का मान लो रेडियस कितना है r, स्मॉल r, इसका कैपिटल R है, और इसकी विड्थ कितनी है dr, विड्थ कितनी है dr, बात समझ में आ गई, विड्थ कितनी है इसकी dr। तो इसका एरिया लिख के बताओ मुझे, इसका एरिया लिख के बताओ, एरिया आ जाएगा, इसका छोटा सा एरिया आ जाएगा 2 पाई r, सर्कल वाला स्मॉल r लिखा, इंटू dr, दैट्स इट, एरिया आ गया। अब क्या करें, अब हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या सबको, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू जिसने प्रोड्यूस की बाई आर स्क्वायर, आर क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस लिखूं, मान लो ये डिस्टेंस है डी और ये है स्मॉल आर, तो ये वाला डिस्टेंस लिखूं, ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं, ये वाला लिखूं, बिल्कुल सही कहा। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, इसकी पावर हाफ और पूरे की पावर 2। क्यों हाफ क्यों है पहले, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हाफ आता है और फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, स्क्वायर से हाफ कैंसिल, के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, दैट्स इट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है भाई, समझ आ गया। फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा, डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन तो कंसीडर नहीं, भूलना नहीं है चीज को। अब ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे सीधा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जा रही है ना, थोड़ा सा मैंने टेढ़ी बना दी लेकिन ऐसी जाएगी, देखो ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि एरिया तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आएगा क्या साथ में, कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स बनेगा ई के क्यू बाय आर स्क्वायर, छोटा सा फ्लक्स, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा निकाल लो इस ट्राइंगल से, क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रही, हाइपोटेन्यूज ये रही, तो d अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये सारी चीजें ना जिसने स्टूडेंट मेरे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, उनको सारों को ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा, और जो न्यू पढ़ रहे हैं ना उसको भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो पुरानी वीडियो देख लो यार, मैंने ना पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में यही चीजें सिखाई है, और यही चीजों की प्रैक्टिस की, और अच्छे क्वेश्चन बताएं एडवांस लेवल के। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, यहां तक कुछ भी नहीं, आगे ध्यान से देखेंगे बस। डी फाई इज इक्वल टू, के को लिख लूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ना मेरे को 2 पाई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो सारी चीजें अगर मैं साथ साथ कर लूं तो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 2 पाई क्यू डी आर डी आर अपॉन में डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने सारी इकट्ठी कर दी आइटम्स, और कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। ये डी तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, ज्यादा ही लाइट हो गया, अब दिख रहा होगा। 2 से ये कैंसिल हो जाए, कुछ रहा तो नहीं रही ना डाउन, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं रहा। 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, और इसकी इंटीग्रेशन कर दो बस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन क्या देगी, आर डी आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब क्या करें, कहां से कहां तक करूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक पूरी इंटीग्रेशन करनी है, छोटी 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 डिस्क को लेके 0 से लेके r तक लेके जाना है, ठीक है भाई। सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, इतनी आसान इंटीग्रेशन नहीं है। सुनो कैसे करते हैं, इसको करते हैं डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मान के, क्या मान के, टी स्क्वायर मान के। इसको अगर मैंने टी स्क्वायर मान लिया तो क्या बन जाएगा, 2r इज इक्वल टू 2t तो ये बन जाएगा आर डी आर की जगह लिख सकता हूं टी डी टी। बात समझ में आ गई, लिखो फाई इज इक्वल टू क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन टी डी टी डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या सपोज करके चलो टी स्क्वायर की पावर 3/2। इसको छोड़ दो, इसको भी सॉल्व करते हैं, 3/2 है, ठीक है।
जब स्मॉल r 0 है तो t कितना होगा, d कितना होगा, d। इसको 0 पुट कर दो तो ये t d के इक्वल आ जाएगा। जब स्मॉल r कैपिटल r है तो t कितना होगा, ये होगा रूट में r स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये t नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रह जाएगा, ऊपर से एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। जो इतना बड़ा मैंने भाषण दिया कुछ भी नहीं है यार, कट किया अलजेब्रा। क्यू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन डी से लेके r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो रेड से करेंगे अब हम, ठीक है। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये हो जाएगा क्यू डी 2 एप्सिलॉन और -1 बाई टी डी से लेके r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस सिंपल इंसर्ट कर दो, कुछ भी नहीं करना। क्यू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ये पूरा टोटल फ्लक्स है, तो ये माइनस को बाहर भी ले सकते हो और शिफ्ट भी कर सकते हो, लिमिट उल्टी हो जाती है। 1 बाई डी माइनस में 1 बाई रूट में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंपली क्या करूं, डी को अंदर लेके आ जाओ, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस डी बाई रूट में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विच इज आवर आंसर, विच इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस डिस्क। आई होप कि ये सबको समझ आ गई होगी, यहां तक चीज समझ आई सबको। अगली वीडियो में ही, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आ रहा होगा गॉस लॉ, भैया वहां से अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर ये बेसिक नहीं आता होगा ना तो वो नहीं समझ आने वाली चीजें। मेरे ख्याल से तुम्हें फ्लक्स की पिक्चर क्लियर है। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लो, मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों में एंगल कितना है, एंगल देखना बड़ा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है ना, वो 3 चीजें देखनी होती है फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फिर तुम एरिया को भी देखो, फिर तुम एंगल को भी देखो। ध्यान से बड़ी क्वेश्चन को करा, दैट्स इट, फुल मार्क्स। क्या आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स नहीं कहीं कटेगा, चाहे वो बोर्ड हो, जेई हो, एडवांस हो। मैं तो एडवांस के हिसाब से लेके चलता हूं, मैं तो सारा सिलेबस एडवांस के हिसाब से लेके चलता हूं। अगर एडवांस हो गया बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, वो हो गए तो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चीजें समझ आ गई, क्लियर हुई है सारी पिक्चर। फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ओपन शेप, क्लोज शेप, सारा मैंने बता दिया इन डिटेल, एडवांस लेवल तक का। समझ आई बात, क्लियर है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गॉस लॉ करते हैं, तब तक पढ़ते रहना। यहां तक एचसी वर्मा में थोड़े से क्वेश्चन दिए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में, गॉस लॉ से पहले इसके क्वेश्चन दिए, वहां से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।